हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 11th के चैप्टर पे। तो आज का जो चैप्टर है हमारे पास दैट इज द पार्टनरशिप। क्लियर है? बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आप लोग 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, तो वो हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था। और आज जो हम लोग इस चैप्टर को करने वाले क्लास 11th के रिस्पेक्ट से, तो ये थोड़ा सा एक ये इलाबोरेटेड चैप्टर है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास दैट इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है? तो मतलब क्या होता है एक्चुअली में, मीनिंग क्या है कि मतलब पार्टनरशिप ये है क्या एक्चुअली में। जैसे कि आप जानते हो ना कि जब क्रिकेट में जब दो बैट्समैन जब होते हैं क्रीज पे, तो जब भी वो लोग रन बनाते हैं, जब एक साथ जब रन बनाते हैं, तब उनको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। दैट दे जस्ट सिंपली नीड टू बिल्ड अप द पार्टनरशिप। क्लियर है? तो वो साथ में जब काम करते हैं, क्लियर है, तो वहां पे कोई भी जो बैट्समैन एक अकेला रन नहीं बना सकता। क्लियर है? तो वहां पे दोनों को साथ में मिलकर के ही रन बनाना पड़ता है। व्हेन दे जस्ट दौड़ते हैं, जब दौड़ कर रन लेने वाला होता है, ठीक है, उसको भी उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे है क्या कि कोई भी जब बिजनेस हमारा जब कमेंस होता है, या हम लोग कुछ भी जब स्टार्ट करते हैं, या तो अकेले करते हैं या तो हम किसी पार्टनर के साथ करते हैं। तो जब हम लोग किसी के साथ काम करते हैं, सो दैट इज सिंपली नोन एज द पार्टनर। क्लियर है? और उस काम को हम लोग बोलते हैं दैट इज द पार्टनरशिप। क्लियर है? तो उस पार्टनरशिप को ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो कोई भी जब बिजनेस हम लोग करते हैं, जहां पे पार्टनरशिप का मतलब ही होता है कि मिनिमम वहां पे 2 लोग होने चाहिए। ठीक है? तो मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप करने के लिए, या कोई भी बिजनेस साथ में स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है? तो पार्टनरशिप के भी अलग अपने अपने मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप एट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। ठीक है? और मतलब ये हमारी कंपनी में क्या लेकर के आता है, और इससे क्या क्या लॉसेस होते हैं, इससे क्या हमारे डिमेरिट्स भी होते हैं कुछ ना कुछ। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो मीनिंग में आपके क्या लिखा हुआ है, A partnership is a voluntary association of 2 or more persons who agree to carry on some business jointly and share its profit and losses. क्लियर है? तो पार्टनरशिप का मतलब ही यही होता है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप उसको इक्वली शेयर करेंगे, और अगर आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है तब भी आप उसको शेयर करेंगे। क्लियर है? तो दे कंबाइन देयर फंड्स एंड द स्किल्स टू कैरी ऑन द बिजनेस टुगेदर। सम पॉपुलर डेफिनेशंस आर, तो सबसे अच्छी एक डेफिनेशन दी हुई है एल.एच. हैने की, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्संस कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट हु अग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। क्लियर है? तो वहां पे मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे लोगों के बीच में, जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में, कि उस बिजनेस को हम लोग एक लॉफुली कमेंस करेंगे, जो हमारा संविधान हमको जो इजाजत देता है हम लोग वो करेंगे, और जितना भी जो प्रॉफिट होगा, जितना भी हमारा लॉस होगा, वो हम लोग आपस में उसको डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है? ये नहीं कि अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, जो हमारे संविधान में है ही नहीं। जिस चीज की हमारे यहाँ कंट्री में बैन लगा हुआ है, हम लोग वो काम कर रहे हैं, तो हमें वो काम भी नहीं करना है। क्लियर है? तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम लोगों को कोई एक ऐसा ही बिजनेस चूज करना है जो हमारे मतलब सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल हो, हमारे संविधान उसको इजाजत देता हो, परमिशन देता हो। क्लियर है? सो दैट वाज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप। एक डेफिनेशन और है आपके पास, जरा देख लीजिए, कि 2 or more individuals may form a partnership by making a written or the oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of the business. क्लियर है? तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उनके पार्टनर्स की होगी, और वो हम लोग म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? कि मतलब हम भी वही चाहते हैं, आप भी वही चाहते हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट का कम से कम कुछ एविडेंस होना चाहिए, दैट गोइंग टू बी इन रिटन फॉर्मेट और द ओरल फॉर्मेट। क्लियर है? लेकिन एविडेंस के रूप में आपका ओरल मान नहीं होता है, तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना ही पड़ता है। क्लियर है? तो बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको जो भी आसान लगती है वो आप अपने मन से कर लीजिए। ठीक है? ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको यही डेफिनेशन करनी है। क्लियर है? तो जो आपको अपने रिस्पेक्ट से जो आसान लगती हो आप उसको लर्न कर लीजिए, और उसको आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे, दैट इज द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? तो उसके फीचर्स क्या क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास 2 or more persons। नॉर्मल सी बात है कि हमें कम से कम हमें 2 लोग तो चाहिए भैया। अकेले हम ही पार्टनर हो जाएं बिजनेस में तो वो तो नहीं हो पाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़ के आए ना कि सोल ट्रेडर। ठीक है? तो मतलब वहां पे ये काम आता है, यहाँ भैया कोई एक ही बंदा कर लेगा, लेकिन अगर जब लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। देखो भैया साफ सीधी बात है। ठीक है? चलो
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनर विद हिमसेल्फ. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 10 इन द केस ऑफ बैंकिंग. ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग पार्टनरशिप करते हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ हमारी लिमिट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं. क्लियर है? जो 10 मेंबर्स होने चाहिए हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए, मैक्सिमम से 10, मैक्सिमम है 10. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ द बैंकिंग बिजनेस एंड द 20 इन द अदर टाइप ऑफ बिजनेस. क्लियर है? ये हम लोग जब नॉर्मल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, if the number of partners exceeds the prescribed maximum, it would become an illegal association of the persons, and a firm cannot become a partner of another firm, though its partner can join any other firm as partners. क्लियर है? तो यहाँ पे हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका नंबर एक्सीड नहीं होना है 10 इन द केस ऑफ द बैंकिंग, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी, और बाकी जो अदर बिजनेस है उनके लिए 20 होना चाहिए. क्लियर है? हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअली में कंपनी क्या होता है और आपकी पार्टनरशिप में भी हम लोग कितने मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है, वी विल गेट इनटू इट सून. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीमेंट. ठीक है, एज आई जस्ट टोल्ड यू कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में. दैट शुड बी इन द रिटन फॉर्मेट. हमेशा ये कहा जाता है कि जो रिटन फॉर्मेट का जो एग्रीमेंट होता है ये हर जगह मान्य होता है, बिकॉज ओरल में आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते. भाई मिमिक्री आर्टिस्ट इतने बढ़िया आ गए. ठीक है, जो कॉमेडी करते हैं वो हर एक एक्टर की आवाज निकाल लेते, तो शायद क्या होगा, भैया कहोगे उसने ही किया करके रखा हो. क्लियर? तो इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जितने भी जो एग्रीमेंट्स है वो आप रिटन फॉर्मेट में ही करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉफुल बिजनेस. तो लॉफुल बिजनेस व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि कोई भी जो हम लोग कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के साथ में हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका जो परमिशन है वो हमारा लॉ हमको देता हो. ऐसा नहीं है अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, ठीक है, और एनिमल्स की स्किन की तस्करी कर रहे हैं या इलीगल हम लोग वेपन्स रख रहे हैं, बिल्कुल नहीं. ठीक है, तो जो भी हम लोग काम करते हैं उसका इजाजत उस कंट्री के लोगों को वहां पे होना चाहिए और वो लॉफुली वहां पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए. क्लियर है? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए. ठीक, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स. क्लियर है? तो यहाँ पे जब भी आप लोग एग्रीमेंट्स करते हैं तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ मैंने ये देख लिया कि भैया शायद कहिए कि 60% पार्टनर मैं हूँ और 40% पार्टनर मेरा साथ वाला है. क्लियर है? तो यहाँ पे जितना भी जो प्रॉफिट का जो शेयरिंग होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द शेयर ऑफ द कंपनी. क्लियर है? अगर आप कंपनी के कितने परसेंटेज के मालिक हो भैया, ठीक है, तो जितने परसेंटेज के आप मालिक होते हो आप उतना ही शेयर कर सकते हो. और नॉर्मल सी बात है, शेयरिंग ऑन द प्रॉफिट्स का मतलब ये भी नहीं होता कि सिर्फ आप प्रॉफिट में ही शेयर करोगे. जब कंपनी को लॉस होगा तब भी आपको उतना ही हेल्प करनी पड़ेगी दूसरे पार्टनर की. ठीक है, तो आप साथ में प्रॉफिट को भी शेयर करोगे और साथ में आप उस कंपनी के लॉसेस को भी शेयर करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आता है. और नेक्स्ट है कि अब आते हैं हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है, ये क्या है इसको जरा देख लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स. In other words, every partner is an employed agent of the other partners and of the firm. Each partner is liable for acts performed by the other partners on behalf of the firm. ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? इफ आई एम वर्किंग. क्लियर है? अब मान लो कि मेरी कंपनी में जो पार्टनर्स हैं, जो हम लोग पार्टनरशिप हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लो कि 10 लोग हैं. ठीक है, तो 10 लोग का मतलब ये होता है कि 10 लोग तो सिर्फ पार्टनर है ना. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा जो डिसीजन है वो बाकी उन 9 लोगों पर भी पड़ेगा. आई एम रिप्रेजेंटिंग द ऑल ऑफ द पार्टनर्स एंड प्लस द बिजनेस कंपनी. ठीक है, मैं उस बिजनेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं अपने उन पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो ये ध्यान रखिए कि आपका एक डिसीजन उन सभी जो पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट भी करा सकता है और आपका एक डिसीजन उन सभी को लॉस भी करा सकता है. तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हम मान लो कि हम अपनी बिजनेस से हम कहीं सेमिनार पर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि मैं अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, मैं अपने पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मतलब कि वहां पे मैं लीडर के रूप में जा रहा हूं. क्लियर है? तो मैं उन सबके बिहाफ में वहां पे जा रहा हूं. नॉर्मल सी बात है. ठीक है, किसी एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो अपने घर को रिप्रेजेंट नहीं करता है. दैट ही और शी इज रिप्रेजेंटिंग द स्कूल. प्रिंसिपल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है? जब भी आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस में जाते हैं तो आप वहां पे लीड कर रहे हो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्कूल ऑफ योर सेल्फ.
क्लियर है? आप अपने स्कूल को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। क्लियर है? आप अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप किसी क्लास के मॉनिटर जब बनाए जाते हो तो यू आर मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्लास 10th या क्लास 11th, क्लास 12th की जब मॉनिटर बनते हैं तो हम उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान देनी चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हमारा एक डिसीजन बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अटमोस्ट गुड फेथ। भाई साहब, विश्वास सर्वोपरि है, विश्वास तो होना ही चाहिए, बिना विश्वास के हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, द रिलेशंस बिटवीन द पार्टनर्स आर बेस्ड अपॉन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। Every partner is expected to act in the best interest of the other partners and of the firm as a whole. क्लियर है? तो हमारा जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, हमारा एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए और इस तरीके का विश्वास होना चाहिए कि मतलब हाँ, देखिए हर एक की जो लाइफ होती है वो पर्सनल लाइफ अलग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही अंधे विश्वास करने लग जाओ, या जो सामने जो पार्टनर कर रहा है भैया आंख बंद करे, हाँ भैया तुम करो, जो तुम कर रहे हो वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा भी नहीं करना। आंख बंद कर विश्वास भी नहीं करना। बस ये एक लॉयल्टी होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर आप अपने बिजनेस के मान लो कि रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो तो जिसको आप भेज रहे हो तो उसको आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये बंदा सही है, ये जो बिजनेस है इसके हित में ही काम करेगा, इनके अपने बिजनेस के फेवर में ही काम करेगा, हमको नुकसान नहीं कराएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जितने भी हमारे पास जो पार्टनर्स है, हर एक पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर विश्वास, एक ट्रस्ट होना चाहिए। क्लियर है? दैट ईच ऑफ द पार्टनर इज रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब तक आपके पास ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आप बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है? दैट द ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पे लायबिलिटी जो होती है ना वो बहुत अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? तो दैट यू हैव टू फिगर इट आउट। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि एवरी पार्टनर इज जॉइंटली अंडर सिवियरली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द डेप्थ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म in case the assets of the firm are insufficient to pay the debt in full, the personal property of each partner can be attached to pay the creditor of the firm. क्लियर है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर एक पार्टनर पैसा नहीं दे पाया, या जो हम लोगों ने लोन लिया था या बिजनेस ने जो लोन लिया था, अगर वो लोन नहीं दे पाया तो हर एक पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, भाई जो ऑफिस की जो बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो तो आपने सेल आउट कर दी, लेकिन तब भी अगर आप क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाए हो तो हर एक पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया जाएगा, जस्ट टू क्लियर ऑल द डेप्थ ऑफ द क्रेडिटर्स। क्लियर है? तो जितना भी आपने लोन लिया, जितना भी आपने कर्जा लिया, तो आपको अपनी पर्सनल संपत्ति से वो चीज आपको चुकानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर ही शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए आपको हर एक पार्टनर की, ईच एंड एवरी पार्टनर, मेक श्योर ईच एंड एवरी पार्टनर कंसल्ट होना चाहिए। जब तक कि सारे जो पार्टनर है वो कंसल्ट अपनी नहीं देंगे, वो अपनी रजामंदी नहीं देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आप वहां पे अपना जो शेयर है वो किसी दूसरे पार्टनर को दे भी नहीं पाओगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप एंड द कंट्रोल। अ पार्टनरशिप इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स। नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे सभी लोग मालिक है तो सभी लोग उसको कंट्रोल भी करते हैं और वो पे जॉइंटली कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट एंटिटी। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। क्लियर है? तो उसकी कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती, वो जितनी भी होती है वो सारा कुछ एक बिजनेस के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप की जो फर्म है वो हमारी बनती कैसे है? तो सबसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया हम किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लॉयल है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, ट्रस्ट करने वाला बंदा है भाई साहब, देख लो। ठीक है, तो अब जब हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट भी करते हैं, हम उसको जानते भी हैं, तो क्यों ना यार, चलो यार एक ऐसा काम स्टार्ट किया जाए। हम लोग एक ऐसी अपनी एक फर्म खोलते हैं जहाँ पे जो बिजनेस है हम लोग स्टार्ट करते हैं, और लेकिन वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमको मतलब चरस नहीं बेचनी है, अफीम नहीं बेचना है, गांजा नहीं बेचना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारा 2 नंबर का हो, हमें सारे काम 1 नंबर वाले करने हैं। क्लियर है?
तो मैंने अपने फ्रेंड से तो भैया कह दिया है कि चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक बिजनेस पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, तो जो हमको एक मुनाफा भी देगी या कभी एट पॉइंट ऑफ टाइम हमें लॉस भी हो सकता है। क्लियर है? तो वो चीज हमको फिगर आउट करनी पड़ेगी। और सबसे मेन बात, अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो भी भाई साहब मैं उसको जानता हूँ, ठीक भैया वो बहुत अच्छा बनता है, और तुम भी मेरे को जानते हो ना मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि वो अच्छा है, वो लॉयल है, वो कभी धोखा नहीं देगा। ह्यूमन टेंडेंसी यार, दे सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उसको जानता हूँ, वो मेरे को जानता है, पर ना ही मेरे माथे में लिखा हुआ है ना ही उसके माथे पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एक एश्योर करने के लिए हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, दैट शुड बी इन द रिटन फॉर्मेट। क्लियर है? हमेशा मैं इस चीज को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई साहब हमेशा जो एग्रीमेंट है वो एक रिटन फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है, दैट इज मस्ट। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो रिटन फॉर्मेट है वो अगर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है ना लास्ट लाइन में कि in the absence of such an agreement, the right and the duties of partners are determined by the Partnership Act 1932, ठीक है। तब हम लोग यहाँ से पार्टनरशिप एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कि पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सिंपली आप इसको ऐसा समझिए, जो कंपनी की या जो फर्म की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनरशिप डीड है दैट हैज टू बी साइंड बाय द ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जितने भी पार्टनर्स होंगे, 10 हैं तो 10, 15 हैं तो 15, जितने भी पार्टनर्स आपकी फर्म में हैं, हर एक पार्टनर्स का कंसर्न होता है, हर एक पार्टनर का उसमें साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पार्टनर्स हैं हमारी इस पार्टनरशिप डीड को वो मान रहे हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे जो कुछ पार्टनरशिप की जो डीड्स हैं वो आपकी चल रही होंगी। तो यहाँ पे आप ये देखिए, सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म्स बिजनेस, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर कोई हमें चलानी है कि भैया पार्टनरशिप हम लोग 2 साल तक या 4 साल तक काम करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे तब, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, तो उनका एड्रेस होना चाहिए, नेम भी होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका फर्म को स्टार्ट करने के लिए। अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट है, भाई साहब कौन कितना प्रॉफिट लेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी ऑन कैपिटल एंड द ड्रॉइंग्स, अमाउंट ऑफ सैलरी और द कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स, एलोकेशन ऑफ द वर्क अमंग पार्टनर्स, मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, कि नया कोई पार्टनर आएगा या पुराना कोई पार्टनर जाएगा तो उसका भी क्या क्या प्रोसीजर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंड प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड गेटिंग देम ऑडिटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। आर्बिट्रेरी क्लॉज, आर्बिट्रेरी क्लॉज देखिए, आर्बिट्रेरी क्लॉज इन केस ऑफ द डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू देम, पेबल ऑन देम। क्लियर है? तो ये सारी कुछ डील्स हैं दैट इसको हमको देखना पड़ता है, और अगर कोई भी हमें चेंज करना है तो जो नया जो आता है जो पार्टनरशिप डीड, उसमें भी हमारे सारे पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, दैट इज मस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप। क्लियर है? अच्छा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है ये देखिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, और आप इसको चाहे रजिस्टर करवा भी सकते हैं लेकिन और नहीं भी करा सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन रजिस्टर करवाने में क्या आपको फायदा होता है और रजिस्टर ना करवाने में आपको क्या नुकसान हो सकता है, ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छी बात है कि अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके, और जो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स होता है वहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये होता है। और अगर आप करवा लेंगे तो ये क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि आपके पास प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्या इसका प्रोसीजर होता है? In order to get a partnership from firm registered, an application on the prescribed form must be filed with the registrar of the firm. The application should contain the following information, ठीक है। तो उसके पास भी कुछ following information होना चाहिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, चल रहा है। The name of the firm, the principal place of the firm of the business of the firm, clear है। Names of other places where the firm's business is carried on,
नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, इनका सबका एड्रेस होना चाहिए और पूरा नाम होना चाहिए। द डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ एनी, अगर किसी की पार्टनरशिप को ड्यूरेशन है तो वहां पे आपको उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला है, द एप्लीकेशन शुड बी साइंड एंड वेरीफाइड by each partner, then it is submitted to the registrar of firms of the area in which the principal place of the firm's business is situated or proposed to be situated। क्लियर है? तो जहां पे भी आपका जो हेड ऑफिस जिसे कहते हैं ना भैया, वहां पे अगर होने वाला है तो आपको वहां पे ये करना चाहिए। ठीक है? और आपको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म में जाकर के आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे करवा सकते हैं। क्लियर है? तो मेरी मानिए तो आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही चाहिए, क्योंकि अगली बार अभी जब हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले हैं तो भाई साहब तोते उड़ जाएंगे। ठीक है? आइए, कॉमन सी बात है, अभी मैंने कहा कि आपको अपना जो बिजनेस का जो भी आप फर्म स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे रजिस्टर कराना पड़ता है। तो जब भी आप वहां पे जाइएगा ना, जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो वहां पे सिंपली होता क्या है कि वहां पे जाते ही आपको एक नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। फिर जो रजिस्ट्रार होता है, वहां का जो एग्जामिन जो ऑफिसर होता है, आपको सब कुछ देखता है, क्या जो आपके जो फॉर्मेलिटीज हैं या जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या वो एक सीरियल फॉर्मेट में है कि नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन सही से भरी गई है भी कि नहीं भरी गई है। ठीक है? जो कि आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो वहां पे हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? जब सब कुछ ठीक ठाक होता है तब जो रजिस्ट्रार होता है वो फर्म के रजिस्टर में आपकी फर्म का नाम डाल देता है कि हाँ भाई साहब ये जो फर्म है आपकी अब रजिस्टर हो गई है। और कुछ भी अगर मिस स्पेलिंग या समथिंग XYZ कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ द सबमिशन। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि हर एक पार्टनर का नाम करेक्ट होना चाहिए, फर्म का नाम करेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे आप कमेंट्स कर रहे हो, पार्टनर का फुल नेम, पार्टनर का एड्रेस क्या है, सब कुछ परफेक्टली और करेक्टली वहां पे भरा होना चाहिए। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्लियर कि आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हो और कहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो, पहली बात तो ये कि जो पढ़ाई जो हम लोग देख कर रहे हैं वीडियो, तो ये सिंपल सी बात है कि सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप भविष्य में कुछ काम करना ऐसा चाहते हो, जो फर्म स्टार्ट करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो दिस यू हैव टू डू इट। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो फर्म होती है उसके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है या क्या प्रोसीजर होता है और ये क्यों जरूरी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सिंपली यहाँ पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट है कि इट कैन नॉट एनफोर्स इट्स क्लेम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट। आप भाई साहब किसी थर्ड पार्टी के सामने ना, मतलब आप कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। कौन हो आप? कौन जानता है? रजिस्ट्रेशन है क्या आपका? अगर आप बिना स्कूल में एडमिशन किए हुए अगर आप स्कूल में पढ़ने लग जाओगे, ठीक है, पढ़ रहे हो, लेकिन जब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा तो क्या आप बोर्ड में बैठ पाओगे? बिल्कुल सी बात है, नहीं बैठ पाओगे। क्लियर है? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है उस स्कूल की तरफ से हुआ ही नहीं था। देन यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर है? तो बिल्कुल सेम यहाँ पे, अगर आपकी कंपनी जब एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब रजिस्टर में है ही नहीं, तो आप किसके खिलाफ कर रहे हो केस? ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ एनी सम एक्सीडिंग ₹100। अरे बाप रे बाप। Suppose an unregistered firm owns 1200 to A and A owes 1000 to the firm. The firm cannot enforce adjustment of the ₹1000 in a court of the law. ठीक है? तो वहां पे जो फर्म है वो अपना जो 1000 रुपए नहीं मांग सकती। मान लो कि कोई एक बंदा है, उसने फर्म से 1000 रुपए लिए हुए हैं और अगर 1000 रुपए कंपनी फर्म चाहती है तो फर्म जो है उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज वो रजिस्टर ही नहीं। कौन करेगा? कंपनी कौन है? फर्म कौन है? भूत है। ठीक है? तो वहां पे भूत कुछ नहीं होता। बस वहां पे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तभी आप वहां पे कुछ क्लेम कर सकते हो, अदर देन कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास, इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है? तो पार्टनर के खिलाफ वो कोई भी जो लीगल एक्शंस नहीं ले सकती है कोर्ट में, बिल्कुल भी नहीं ले सकती है। ठीक है? नेक्स्ट है, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट टू एनफोर्स अ राइट अगेंस्ट द फर्म। ठीक है? जो पार्टनर्स है तो वो भी फर्म के अगेंस्ट में कुछ
लीगल एक्शंस नहीं ले सकते हैं, ना फर्म ले सकती है और ना ही पार्टनर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर। क्लियर है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लीगल एक्शंस नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं देख सकता, ना ही वो कोई केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ठीक है, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको अभी तक यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत वगैरह है तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जो भी अगर हम लोग काम करें तो हमारा सारा ही काम को एक लॉफुल मैनर में होना चाहिए। क्लियर है, दैट शुड नॉट कि हाँ भैया हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।